नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। गाइस ये वैसे 25 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने एक जगह से पूरा पिक किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। एक खाद पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। एक खाद खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। डेयरी उत्पाद का कितना है, पूरे भाग का 30% जो परसेंटेज है भाग डेयरी उत्पाद का। टोटल महीने में कितना हो रहा है, 50,000। तो 50,000 का जो 30% होगा वही डेयरी होगा, है ना। तो कितना हो गया, देखो 0 0 0 0 3 50 15 वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन नंबर डी, 15,000 आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए खेने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या है। देखो यहां पर ऊपर के तरफ बोले तो क्या, अप स्ट्रीम, मतलब एम माइनस सी, जहां पर एम क्या होगा, एम आपका रुके हुए पानी पर जो है स्पीड होगी किसकी, खेने वाले की, और सी क्या होगा, धारा की गति होगी। इसका मतलब अप स्ट्रीम में एम माइनस सी में जो स्पीड है वो कितना है, 60 किलोमीटर दूरी तय करता है 8 घंटे में। और डाउन स्ट्रीम में कितना है गाइस, यही 60 किलोमीटर 5 घंटे में करता है। पूछ रहा है स्थिर पानी में खेने वाले की गति, मतलब एम की वैल्यू ये लोग पूछ रहे हैं। बस इन दोनों को इक्वेट करा दो तो क्या हो गया, 2m, सी कट हो गए तो क्या हो गया 60/8 प्लस 60/5। तो यहां लिख सकता हूं मैं 2m इज इक्वल टू, यहां ले लो 5 40, 5 तो कितना हो गया 5 30, मतलब 300, यहाँ हो गया कितना 8 और 6 48 480, है ना। सो वी कैन राइट m इज इक्वल टू कितना 780/80, है ना। शून्य से शून्य गया, कितना आया 9.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक जो -19 और 11 और एक बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड का आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, निम्नलिखित क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। दो बिंदु है, पहले का कोऑर्डिनेट -19 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है 11 और 1 है, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों को एक पॉइंट जो है 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इस बिंदु का जो है इस बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया। तो यहां मैं लिख सकता हूं उसको x1 y1, इसको लिख सकता हूं x2 y2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने माना m to n के में बांट रहे, मतलब m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, मैंने मान लिया x और y हुआ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2m प्लस x1n/m प्लस n, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी y2
m प्लस वाई वन एन बटे m प्लस एन। आर यू गेटिंग? बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है और अपना आंसर पाना है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 कितना है 11 है, m कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है और n कितना है 1 है। m प्लस n 3 प्लस 1 4 है ना। y की अगर जरा बात करें सो y2 कितना है 1 है इंटू 3 प्लस y1 कितना है, y1 है आपका कितना 9 है ना। सो 9 इंटू n इज 1 बटे 4। यहां देखो 11 और इंटू 3 मतलब 33 से 1 गया मतलब 32 बटे 4, 32 बटे 4 मतलब 8। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 8 और यहां से y की वैल्यू देखते हैं 3 और 9 मतलब 12 बटे 3 मतलब 12 बटे 4 मतलब 3। इसका मतलब मेरे निर्देशांक क्या आ गए 8 और 3। सो आई कैन राइट 8 एंड कौन सा ऑप्शन? ठीक। नेक्स्ट, बिंदु A से शुरू करके x उत्तर की और 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु B तक पहुंचने के लिए चलता है, जहां से वह बाएं और मुड़ जाता है और C तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु D तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है तथा आखिरी में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु E तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी किलोमीटर में क्या है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बिंदु A से शुरू कौन हो रहा है, x उत्तर की ओर जा रहा है, कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। ये A से B तक पहुंच गया, 15 किलोमीटर गया उत्तर की ओर पहुंचने चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर किस तरफ मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ रहा है मतलब लेफ्ट तरफ मुड़ रहा है और कितना किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर और पहुंच गया बिंदु C पर पहुंच गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु D तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर और चल गया मतलब इधर पे आ गया, बिंदु D पे आ गया तथा आखिरी में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु E तक पहुंचने के लिए 30 चलता है। देखो 10 ये चल गया और यहां से और ये 20 चला और पहुंच गया ये E तक। ठीक है, तो 10 और 20 हो गया 30। ठीक, बोल रहे शुरुआती और समापन बिंदु, समापन ये है, शुरुआती ये है, इन दोनों के बीच छोटी दूरी ये होगी, ये पता करना है। देखो अब इसी डिस्टेंस को जो है मैं एक ट्राइंगल के फॉर्म में बनाता हूं, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं, इस तरीके से, है ना। और हमको ये वाली पता करनी है। देखो ये कितना हुआ 15 प्लस 10 मतलब ये हुआ 25 और ये हुआ कितना 20। तो यहां देखो ये कितना हो जाएगा 400 और 625 को जोड़ो और इसका अंडर रूट कर दो, मतलब कितना हो गया 25 और 10 25 और 10 25 क्या होता है 25 इंटू 41 होता है। 25 बाहर आ गया, अंडर रूट ना 25 बाहर आ गया तो 5 रूट 41 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। The difference between two number is 2. The difference of their square is 28. What will be the sum of the two numbers? दो नंबरों का बीच का डिफरेंस क्या है 2 है। यदि उनके स्क्वायर का बीच का डिफरेंस क्या हो 28 हो तो उन दोनों नंबर का जोड़ योग सम कितना होगा। देखो यहां बोल रहा है x माइनस वाई अगर 2 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 28 है एंड दे आर आस्किंग फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो हमको एक फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। हमको इसी फॉर्मूले को यूज यहां पर करना है। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन अ वन ब्रैकेट x प्लस वाई इन अनदर ब्रैकेट x माइनस वाई। इसकी वैल्यू हमको गिवन है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28 है। x प्लस वाई की वैल्यू हमको निकालनी है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मैं यहां से पता कर सकता हूं x प्लस वाई कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। उसकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है।
पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? अब से 3 साल बाद पन्ना की जो आयु होगी दोस्तों, पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। ठीक है, और वर्तमान आयु का योग उनका 54। चलो ये दूसरा केस है, पहला वाला केस यहां से लेके यहां तक है, इसको सबसे पहले किया जाए। देखो यहां पर अगर मैं मान लूं कि 3 साल बाद का केस ले लूं, कितने साल? 3 साल बाद का केस है ना, 3 साल बाद का केस। तो 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूजीन की उम्र ले लूं क्या, एक्स है ना, तो पन्ना की एज क्या निकल जाएगी जरा बताओ? अब से 3 साल बाद अगर बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, तो मतलब पन्ना की क्या होगी? 3 गुने से 4 वर्ष कम। ये कब का केस ले लिया मैंने? 3 साल बाद का केस। अब मैं प्रेजेंट में आ जाता हूं, वर्तमान में आ जाता हूं। अगर मैं वर्तमान में आ गया, वर्तमान के केस में क्या हो रहा है? देखो वर्तमान के केस में क्या होगा, ये 3 साल बाद का है, तो प्रेजेंट में आने के लिए इसको x-3 देना पड़ेगा यूजीन को, और पन्ना को इससे 4 से 3 और घटा देना पड़ेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 3x-7, हाँ कि ना? ठीक है, और बोल रहा है इसकी वर्तमान आयु का, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 54 वर्ष है। तो इन दोनों का जोड़ मतलब x-3 प्लस 3x-7 कितना है? 54 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो ना? दैट मीन्स वी कैन राइट, ये हुआ 4x 10 is equal to 54, then 4x is equal to 64, then x is equal to कितना हुआ? ये 16 हुआ। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 16। ठीक है, अब जरा देखो क्या बोल रहा है, पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? मैंने वर्तमान, ये 3 साल बाद है, वर्तमान क्या है? वर्तमान पन्ना की तो उम्र ये है, बस यहां x की जगह 16 पुट कर दो, तो 3 × 16 - 7, 48 - 7 कितना होता है? 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग लिखे। अभी दिख रहा है क्या इसमें 5? इस फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। सो 6/8 देखो तो 3/4 मतलब क्या होता है? 0.75। मतलब ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है 0.75, मतलब 75%। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? 5 की वैल्यू क्या है? यहां से 5 की वैल्यू क्या दिख रही है? 5/100 दिख रही है ना? अब जरा यहां देखो, 6/25, 6/25 मतलब क्या होता है? भाग करके देख लो, है ना? यहां 0 आया, 2 तो हो गया ये 50, और ये हुआ 10, आ गया 0, 4, मतलब 0.24, बोले तो 4/100। 4/100 इन दोनों के स्थानीय मान निकल गए, इनका योग बोल रहा है 5 4 4 9/100। ऑप्शन नंबर ठीक है। चलिए ठीक है ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A का उत्तयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की और 20 मीटर पर स्थित बिंदु तक जाने पर उत्तयन कोण 60 डिग्री में बदल जाता है। बिंदु A से टावर की दूरी कितनी है? समझ रहे हो? एक टावर का शीर्ष है, ठीक है, जिससे एक भूमि पर स्थित एक बिंदु जो कि A है, जो कि क्या है? A है, बनने वाला कोण कितना है? 30 डिग्री है। बोल रहा है कि इस A से यहां तक जा रहा हूं, कितना? 20 मीटर जैसे ही मैं गया, 20 मीटर में जैसे ही गया, तो यहां से बनने वाला शीर्ष के लिए जो उत्तयन कोण होगा वो मेरा बदल के आ गया 60 डिग्री। पूछ रहा है क्या कि बिंदु A से टावर की कुल दूरी यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस पता करो। समझ गए हो? तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना 30 60 का। सबसे पहले मैं निकाल दूं, फिर मैं बताता हूं क्या याद रखना। देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री हुआ तो आपको पता है यहां क्या होना चाहिए?
चाहिए था, नहीं सबसे पहले 30 डिग्री, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, 30 डिग्री, यहां क्या होना चाहिए था 1, और यहां पूरे के जगह क्या होना चाहिए था, पूरे के जगह √3, नीचे पूरा √3, 1 और √3। लेकिन 60 डिग्री है, 60 डिग्री में जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होगा, √3, मतलब एक की वैल्यू √3 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3। पूरे का डिस्टेंस आ गया 3। अब जरा यहां गौर करना, ये 3 होगा और ये क्या होगा 1 होगा। अगर ये पूरा 3 है, ये 1 हो गया, तो इतना जो सेक्शन है ये कितना बचेगा, सिर्फ 2, और 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 10, पूरा कितना है 3, तो 3 इंटू 10 30। तो कितने मीटर हो गए ए से लेके 5 तक, ऑप्शन नंबर ए 30 मीटर्स। ठीक है, समझ गए। चलो, त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज के 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटा त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज बन गया, तीनों साइड इक्वल है। अब बोला जा रहा है कि यहां उनके शीर्ष पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, 3 त्रिभुज बन रहे हैं और यहां देखो छोटे 3 त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग है ना बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 है। अगर मैं इसको 1 दे दिया तो इस टोटल को मुझे 3 देना पड़ेगा, 1/3 है। इसका मतलब ये भी 1 होगा, सब एक समरूपी हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी 1 होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस। कैन वी? यस वी कैन। अब बोल रहा है कि 3 छोटे त्रिभुज को एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में क्या होगा। तो यहां देखो एक त्रिभुज का एरिया मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो इसका और इसका निकल जाएगा, और इस 2 में बड़े त्रिभुज का मैं एरिया निकाल दूंगा, हाँ कि ना। बस वही तो पूछ रहा है। तो छोटे त्रिभुज, छोटे जो है ट्राइंगल्स, छोटे ट्राइंगल्स मल्टीप्लाई बाय कितने हैं, छोटा ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, एरिया है ना, और इस 2 बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला ट्राइंगल। चलो तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सो √3/4a², दैट मीन्स 1 का 1, और इसका 3 है, 1 2 3, इस 2 बड़ा वाला क्या है 3 है ना, सो √3/4, 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9। अब जरा देखो √3/4 कट गया और ये किस रेशियो में आ गए, 1:3 में आ गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आइए। तो 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। ठीक है, 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। देखिए 2 गेम है, कबड्डी या खो खो, और इन 150 में से हर एक जो छात्र है वो कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, लेकिन 18 ऐसे छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो कबड्डी खेलने वाले कितने हैं, 78 है, 18 तो ले चुका हूं, यहां हो जाएगा 60। अब देखो, अब यहां जो खो खो खेलने वाले हैं, खो खो खेलने वाले यहां 60 हो गया है, 18 हो गया है, तो बाकी 150 में से जो अमाउंट बचेगा वो यहां आएगा, क्योंकि हर बच्चा कम से कम एक ना एक खेल खेलता है। सो वी कैन राइट 150 में से 78 घटा दो विच इज इक्वल टू 72। 72 बच्चे ऐसे होंगे जो खो खो खेलते होंगे, है ना, जो यहां सिर्फ खो खो खेलते होंगे, खो खो नहीं सिर्फ खो खो खेलते होंगे।
सिर्फ खो खो खेलते होंगे, क्योंकि इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत जो है खो खो खेलते हैं। तो देखो 18 और 72 दोनों खो खो खेलते हैं, मतलब 90 है। कितने में से, 150 में से मल्टीप्लाई बाय 100, वी कैन सी दिस इज हाउ मच, 3/5, दैट मीन्स कितना होता है 3/5, 60%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, सोमा का वार्षिक आय 15 लाख है, वार्षिक आय है ना, हर महीने 30,000 की ईएमआई देती है, उसका मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई पर जाती है। तो देखो उसका मासिक वेतन, सबसे पहले मासिक वेतन निकालूंगे तो वार्षिक दिया गया है, सो 15 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, एक महीने की निकल के आ जाएगी। तो एक महीने की कितनी निकल के आ जाएगी, सीधे लिख दूं, इट विल बी इक्वल टू 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 है ना, कुछ शून्य ज्यादा तो नहीं लगा, नहीं ठीक है। तो इसका कितना, 30,000 अगर ईएमआई पे चला जाता है, 30,000 अगर ईएमआई पे चला जाता है 1,25,000 का, तो बचने वाला जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, देखो तो जल्दी से, ठीक है ना सब, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और ये क्या हो गया, 6 4 24। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के द्वारा बनने वाले दो कोणों में से छोटा कोण कौन सा हो, कितना होगा। अब जरा देखो, टोटल कोण 360, मतलब वो जो वैल्यू होगा वो 180 से नीचे ही होना चाहिए, सारे ऑप्शन 180 से नीचे। अब देखो इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना जरा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में घड़ी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे कॉपी में घड़ी बना लेना, 10 सेकंड लगेंगे बस। इनका नामकरण कर देते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बजा दो 2:41 पे। तो मैं मानता हूं भाई घड़ी आगे नहीं बढ़ी है, मैं मानता हूं कि 2:41 आवर हैंड 2 पर है, मान रहा हूं, अभी उसको करेक्ट करूंगा, देखना 2 पर होगा, और 41 है मतलब 40 और थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से देखना, अब जरा यहां ध्यान से देखना, आपको पता है अगर 2 से 3 बढ़ रहा है, एक एक ये जो यूनिट है वो 30 डिग्री का होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट तो बढ़ेगा, मतलब 180 तो यहां आ गया। लेकिन यहां 1 मिनट और है, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 6 डिग्री के, मतलब 186 डिग्री तो आ गया। लेकिन दोस्तों, लेकिन ये 2:41 होने के कारण, इस 41 मिनट होने के कारण ये जो है 2 से कुछ आगे बढ़ के आवर हैंड 3 की तरफ आ जाएगा, और 2:30 बजे मतलब बीच में होता, तो मतलब 3 के ज्यादा पास होगा 2 के कंपैरेटिवली। इसका मतलब कितना पास होगा, ये जो मिनट दिया गया है इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसका डिवाइडेड बाई क्या कर दो, इसका डिवाइडेड बाई 2, मतलब 20.5 डिग्री घट जाएगा। इससे क्या होगा, 20.5 डिग्री घट जाएगा। समझ में आया क्यों घट जाएगा, क्योंकि भाई ये इस तरफ आ जाएगा, और मैंने काउंट कहां से किया है, यहां से। अगर मैं 3 से काउंट करता तो 20.5 डिग्री जोड़ देता, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करके मैं निकाल सकता हूं। तो यहां देखो कितने का हुआ, कितना हुआ ये 165.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर एक यूनिट बढ़ रहा है दैट मींस वो 30 डिग्री का बन रहा है, और एक मिनट बढ़ रहा है मतलब 6 डिग्री बढ़ रहा है। और बढ़ना और ये कब घटेगा, कब जुड़ेगा, कब घटेगा, ये तो आप कॉमन सेंस से निकाल लोगे। अंडरस्टैंड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनैना किसी निजी कंपनी में, एक सेकेंड, ओके, तो सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है।
उसके पास एक नई गाड़ी और एक पुरानी गाड़ी है, दो गाड़ियां हैं। उसकी आय 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होती है और पुरानी पर नए व्यय से 2% ज्यादा, मतलब पुरानी वाले में 7% होती है। ठीक है, तो दोनों गाड़ियों की रखरखाव पर कुल कितना वार्षिक व्यय होगा? 5 और 7 12% होगा। 12% किसका? 3 लाख का। बस, तो 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12%। 36 वाला ऑप्शन कौन सा? एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है, देखो जरा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। चलो, तो सबसे पहले मुझे बार वाला निकालना होगा, तो यहां कितना आ गया? 2। यहां मैं देख सकता हूं, यहां पर क्या है? 20 - 5 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से 2 गया तो यहां आ गया कितना? 15। यहां कितना आ गया? 15। 15 15 225। 225 से कितने गए? 26 गए। 26 माइनस है ना, तो ये क्या हो गया? -199। और -199 और यहां आ गया 10 जो कि है प्लस में, तो ये क्या हो गया? -189। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। 5 + 1/7 इंटू इसका पूरा वैल्यू निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं इंडिविजुअली। तो यहां कितना हो गया? 16। यहां देखो जरा, यहां हो गया 20 माइनस में 25 मतलब 5, तो 5। अच्छा, यहां और भी है ना, तो 14। 5 14 मतलब 70, तो यहां आ गया -70 डिवाइडेड बाई 16 इस ब्रैकेट में। और यहां पर क्या आ रहा है? 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई में, सो वी कैन राइट 5 + 1/7 मल्टीप्लाई बाई -70/16। यहां से ये गया कितनी बार? -10 बार। और ये कितनी बार गया? ये गया आपका कितनी बार? यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 8। 5 × 40, 40 से 5 गया मतलब 35। 35/8 आपका सही उत्तर आ गया किसी ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है तो टावर कितना ऊंचा होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझे। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से एक टावर का उत्तयन कोण कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों? ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। कह रहा है यदि प्लेटफॉर्म से टावर की जो बीच की दूरी है वो है 40√3, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब जरा यहां देखो 30 डिग्री है तो बनने वाला यहां कितना होगा? यहां 1 होगा और यहां √3 होगा। √3 के जगह 40√3 है तो 1 के जगह क्या होगा? 40 होगा। लेकिन ये 40 यहां से लेके सिर्फ यहां तक का आया ना, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का तो हमको पता है 8 मीटर है, क्योंकि 8 मीटर तो प्लेटफॉर्म की हाइट है। तो 8 और 40 मतलब 48 जो है, टोटल 48 मीटर का कौन हो गया? टावर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है ना। फास्ट निकालना है। चलो, रोशन की वर्तमान आयु उषा के आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन के आयु की 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। रोशन की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन समझ में आया? रोशन, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। रोशन की वर्तमान आयु जो है वो उषा के आयु के 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है। ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की जो आयु थी वो रोशन की आयु की 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रोशन की वर्तमान आयु कितनी है? तो भैया 2 लोग हैं, पहला रोशन और दूसरा कौन? और दूसरा उषा। अगर मैं बात करूं, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अब हम लोग बनाते हैं। रोशन की वर्तमान आयु उषा के आयु से 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। अगर मैं उषा की मान लू x, तो 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? वर्तमान का केस। अब 12 वर्ष पहले हम लोग जाते हैं तो उषा के में भी क्या होगा? x - 12, और इसके में भी क्या होगा? 2.5x - 4 - 12। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 2.5x - 16, है ना। तो क्या बोल रहा है? 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले आ गए, 12 वर्ष पहले हम लोग आ गए हैं। सो 12 वर्ष पहले
उषा की आयु रोशन के आयु के एक चौथा ही भाग से 1 वर्ष अधिक है। तो उषा की आयु रोशन के आयु के एक चौथाई भाग से 1 वर्ष अधिक है। समझ गए? बस इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, खेल खत्म। दैट मीन्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 2.5 x माइनस 16 और इसका 1/4 प्लस 1। दैट मीन्स वी कैन राइट 4 यहां कर दो और यहां 4 बना देंगे। सो 4x माइनस 48 इज इक्वल टू कितना हो गया 2.5x माइनस 16 प्लस 4। तो यहां हो गया -12 और इधर गया ये, तो ये हो गया कितना 36 और 36 और इधर आ गया 1.5 मतलब 1.5x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 24। अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, बोल रहा है क्या रोशन की वर्तमान आयु कितनी है। रोशन की वर्तमान आयु तो ये निकल के आई थी। दैट मींस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 24 इन दिस एक्सप्रेशन। सो 2.5 इंटू 24 माइनस 4 दैट मींस कितना हो गया ये 48 और 12 मतलब कितना 60 माइनस 4 मतलब 56 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। So 23 minus 6 multiplied by 2 plus 21 divided by 7 multiplied by 3 minus 4 into 2 plus 12। तो बॉड मास का यूज करते हुए सबसे पहले डिवाइड वाला काम करना, तो सबसे पहले यहां काम करूं। सो 7 3 तो 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। यहां टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। यहां देखो यहां कितनी है 8 हो जाएगी और यहां 12 हो जाएगी। ठीक है, और तो इसको इक्वेट करा देते तो यहां आएगा कितना 1 और यहां आ गया कितना 13। यहां देखो यहां कितना आ गया 6 दूनी 12 और माइनस 12 प्लस 13, इसका मतलब यहां आ गया प्लस 1। 23 है तो 23 प्लस 1 हो गया कितना 24। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। चलो a प्लस 1/a अगर √3 है सो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा, समझिएगा। आपको पता है a प्लस 1/a अगर k होता है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है k का क्यूब माइनस 3k। यहां पर k क्या दिया गया है √3, यहां क्या दिया गया है √3। तो बस यहां पर √3 k की वैल्यू पुट करो और बस अपना आंसर पाओ। सो √3 का क्यूब माइनस 3 का √3 दैट मींस वी कैन राइट 3√3 माइनस 3√3 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। 4 संख्याएं ए बी सी डी ऐसे हैं कि इनका समग्र औसत कितना है 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है तो सी डी का औसत क्या होगा। इजी क्वेश्चन। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 23 इंटू 4 हो जाएगा। तो 23 इंटू 4 मतलब 2 कम कर दो दैट मीन्स 92 हो गया। और यहां ए और बी का समग्र औसत कितना बोला है, सिर्फ औसत कितना बोला है 19.5 दैट मीन्स ये कितना हो गया 39 हो गया। तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, इसका औसत पूछा है ना। ओके, सो 92 माइनस 39 बटे 2 हो जाएगा सी प्लस डी का औसत है ना। सी प्लस डी का औसत है ना, औसत। तो यहां कितना हो गया देखो तो, ओहो 92 दैट इज 92। तो यहां कितना हो गया जरा देखो तो 53 बटे 2 दैट मीन्स 26.5। डू वी हैव एनी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, ₹250 पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज कितना होगा। 2 साल में 4.5% साधारण ब्याज का केस मतलब 9%। तो 250 का 9%, देखो 10% होता है कितना 25 और 1% होता है 2.5। तो 25 से 2.5 माइनस कर दो तो कितना हुआ 22 ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक थैले में नीले और लाल गेंदों का नियत अनुपात है, मतलब यही अनुपात में वो लोग चलेंगे। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंद होनी चाहिए। देखो रेड एंड ब्लू, लाल में अगर
अगर कितना है 84 है तो नीली गेंद कितनी होंगी 36। देखते हैं 12 से काटेंगे तो 3 बार और ये 7 बार, मतलब वो लोग हमेशा 7:3 के रेशियो में होगा। अब बोल रहे यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो देखो ना कितने का मल्टीपल हो रहा है, 1 और 8, 24, 18 का मल्टीपल हो रहा है ना। तो यहां पर भी मुझे रेड में भी मुझे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56, 126 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 पाइप अकेला कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे 56 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप है जो एक टंकी को 42 घंटे में, दूसरा 56 घंटे में और तीसरा 32 घंटे में खाली कर सकता है। तो भैया इसके एलसीएम्स ले लो। तो देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 672 आ जाएगा। तो यहां अब इनकी कार्य क्षमता देखते हैं। तो ए कितने देर में भरेगा, ए भरेगा 16 में। बी जो है, बी की कार्य क्षमता बी और इसकी -21। तो इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, ये 28 से 21 गए तो कितना आया, 7 आया। मतलब जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 7 के एफिशिएंसी से ये लोग टंकी को भरेंगे। टोटल कितने यूनिट भरना है, 672/7, दैट मींस कितना हो गया, 9 बार और कितना हो गया ना, 63, 4 तो 6, 96 आवर्स। यहां देखो डेज में दिया गया है 96 आवर, मतलब कितना, 4 डेज बोले तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 3728456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। अंकित मान तो वही होता है 7 का 7 और स्थानीय मान मतलब क्या हो जाएगा, 7 पर 1 2 3 4 5 0 लगा तो 7 पर 5 0 प्लस 7, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। If a sum of money is divided into 4 persons in the ratio of 3:4:5:8, then the second most maximum amount is rupees 25,000. What is the total amount? सेकेंड मोस्ट मैक्सिमम है ना, सेकेंड मोस्ट मैक्सिमम कौन है, 5, जिसकी वैल्यू दी गई 25,000, मतलब एक की वैल्यू कितनी, 5,000। टोटल पूछ रहा है ना, तो 3 + 4 हो गया 7, 12 और 20, तो 20 × 5,000 विच इज इक्वल टू कितना, 1 लाख, विच इज इक्वल टू 1 लाख। ऑप्शन नंबर आपका सी ए हो गया सही उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और 25 में से कम 22 प्लस आप लेके आ रहे होंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अच्छी खासी मात्रा में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लेके आ रहा हूं और कंसिस्टेंसी बनाए रख रहा हूं। तो आपका काम भी जरूर है ये कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना। तो गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।